अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, अक्सर एयरपोर्ट्स पर ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं कि देखकर इंसान दंग रह जाता है। लोगों के झगड़े घरों से निकल के एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। आइए आज आपको इसकी झलक दिखाते हैं। वैसे हैरत है, अभी तक बादशाह के ससुराल वालों ने कोई हिलजुल नहीं की। वो निको गई तो बड़ी जूतियां पटखाते थी कि मैं अभी अपने अब्बे को लेके आती हूँ। तो ले आए अपने अब्बे को, उसको भी मैं देख लूंगी। भाई हमारे घर में रहना है ना, तो हमारी मर्जी के मुताबिक रहना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो अपने घर में ही रखे अपनी लाडो रानी को। ओ माँ जी, अगर वो चुप हैं तो खुदा के लिए आप भी चुप हो जाएं। ये एयरपोर्ट को घर का वेड़ा तो ना बनाए। अगई बड़ी अफसुर्दा थी निगो, पता नहीं उसका मेरे बगैर कैसे दिल लगेगा। ओए उसके दिल को छड़, तुम अपने दिल की बात करो। उधर जाके काम में दिल लगाना। और इस दफा भी अगर तुमने ना काम काज किया, वापस आ गए तो मैं देखना तुम्हारा हशर क्या करता हूँ। तो और क्या, उधर जाके दिल लगा के काम करना, कोई हिलजुल करना, अपनी भी जिंदगी बनाना और हम दोनों के बारे में भी कुछ सोचना। माँ जी, उधर जाऊंगा उसकी याद तो आएगी ना। अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करता तो निग्गो को अपने साथ लेके बाहर जा सकता था। ओए ए जुती वेख रही है? 10 नंबर की है जी। और सिर तुम्हारा 6 नंबर है। मैंने मार मार के जुतियां तुम्हारा हशर कर देना है। बेवकूफ आदमी, उसे ले जाता साथ, उधर दुबई भी उसके गोडे के साथ जुड़ के बैठा रहता है। जिस तरह इधर 2 साल जाया कर दिए तुमने जिंदगी के। ओहो, क्या हुआ जनाब, एयरपोर्ट भी लड़ाई शुरू कर दी है? ओ जी, अच्छा भला दुबई में काम काज मेहनत मजदूरी कर रहा था, मेरी नसीब सड़ गए। मैंने कहा आजा बेटे तुम्हारी शादी कर देते हैं। मैंने कहा शादी करके फिर वापस चला जाएगा। शादी की है बस, 2 साल इधर बीवी के गोडे के साथ जुड़ के बैठा रहा है। अब अगर मिन्नत तरला करके इसे भेज रहे हैं तो फिर बीवी को साथ ले जाता। तो अगर वो बीवी को साथ आप उसके भेज दें तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है? और बुरी बात यही है ना जी, बताया तो है आपको। बीवी की जान ही नहीं छोड़ता, सारा दिन उसके पास बैठा होता है। इन बच्चों का यही असर है, ये नहीं अपनी जिम्मेदारी को समझते। और चुप कर जाए, ताया बड़ा तपया ही, ये ना वे इथे ही शुरू हो जाए। 1.5 लाख रुपया लगा के बाहर भेज रहे हैं और बीवी को साथ ले जाता। लगते तुसी पढ़े लिखे आदमी हो, मगर वेख नहीं ताड़ी टक्कर मारन वाली। एक्सक्यूज मी। अल्लाह खैर। कौन जी? और ये कौन है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਅਕਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੱਚੂ ਕੁੰਮੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਗਲ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਦੇ ਸਨ। भाई साहब आप किस मुल्क जा रहे हैं जी? मैं जापान जा रहा हूँ। वाह, नहीं जापान में ही सोमो पहलवान की कुश्तियां होती हैं। आप अकेले जा रहे हैं जी या बीवी को साथ लेके जा रहे हैं? यहाँ मेरे पास कोई बैठी है, मैं अकेला जा रहा हूँ। नहीं, आपकी तो अकेले की भी डबल टिकट लगती होगी। देखा, हर मेहनत का आदमी अकेला बाहर जाता है और तुम्हें अपनी बीवी की पड़ी हुई है। अब्बा जी, उसकी बीवी उसकी मर्जी, हो सकता है वो अपनी बीवी को तलाक दे के जा रहा हो। ओहो, आप बाप बेटा इंतहाई फजूल आदमी हैं। और मिस्टर, मेरी अभी एंगेजमेंट नहीं हुई। अरे होनी भी नहीं। कौन अपनी बच्ची नु हथी जिन च मोड़दा है जी? और भाई साहब, अगर आपका घर का कोई मसला है तो उसमें मुझे क्यों घसीट रहे हैं? नहीं, आप हमसे घसीटे भी नहीं जाएंगे। मैं असल में ना जी अपने बच्चे को समझा रहा हूँ। इसकी मैंने शादी कर दी है ना जी, तो बीवी को साथ लेके जाना चाहता है। मैं इसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप रख दो तो केड़ी पढ़नी आती है। मैं इसको ये कह रहा हूँ भाजी कि आप कल्ले जाओ, उधर जाके मेहनत मुहनत करो और इंशाल्लाह पैसे 4 इकट्ठे हो जाएंगे, फिर बीवी को ले जाना। तो घर में समझाना था, ये आपका ड्राइंग रूम नहीं है, एयरपोर्ट है एयरपोर्ट। तो आप भी इधर किताब पढ़ रहे हैं, ये आपकी लाइब्रेरी नहीं है, एयरपोर्ट है एयरपोर्ट। तो और क्या? छोड़ो इधर, मुझे तंग मत करो। और नहीं जनाब, मैं आपको तंग नहीं कर रहा, मैं तो अपने बेटे को समझा रहा हूँ। और पाजी, बच्चे नूं समझाउण दी बजाय आप अकल करो। ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਤੁਸੀਂ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਦਰਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੀ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਡਏ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ गए हो। मैं आपकी बात पे नहीं हंस रहा, मैं तो उनकी बात पे हंस रहा हूँ। शाहरुख, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने तो मेरे साथ वादा किया था कि मुझे कभी अकेले छोड़कर नहीं जाओगे। आप फिर हमारी बात पे हंस रहे हैं। मैं आपकी बात पे नहीं हंस रहा, मैं तो बच्ची की बात पे हंस रहा हूँ। वो बच्ची को तो आप जानते ही नहीं है, उसकी बात पे क्यों हंस रहे हैं? मैं बच्ची को नहीं जानता, शाहरुख को तो जानता हूँ। वो देखो शाहरुख किसको कह रही है। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਗ ਕਿੰਨੇ ਲੋਡ ਕਰਨੇ? ओ माय गॉड, भाई साहब उधर जाके अपना काम करें, मुझे किताब पढ़ने दें। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। देखो मिस्टर, तुम अकेले दुबई नहीं जा सकते अपनी बीवी की मर्जी के बगैर। क्यों भाई साहब? उसने अपने माँ प्यो की मर्जी से जिंदगी गुजारनी है, ना कि अपनी बीवी की मर्जी से। बहन जी, हाँ। बात को बढ़ावा ना दें। अब वो दोनों शादीशुदा है, उसे अपनी बीवी की मर्जी माननी पड़ेगी। अब आप शादीशुदा पे हंसे होंगे। नहीं भाई साहब, किताब में जुमला ऐसा आ गया जिस पे हंसी आ रही है। अच्छा, लतीफियां वाली किताब पढ़ रहे हो, मैं समझे संजीदा किताब है। देखें बहन जी, तसल्ली से मेरी बात सुने। अगर लड़के ने जाना है तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाए। ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਾਕਾ जी ਇੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪੈਂਚਰ ਹੋ? और भाई साहब, यहाँ से ऑफलोड तो हो सकता, डिपोर्ट नहीं। लो जे ऑफलोड हो गया ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਏਗਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਦੁਆ ਕਰ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ। ना भाई ना, ए मेरे जिंदे जी कदी नहीं हो सकता कि ए तेरे नाल बाहर जावे। ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। बहन जी, आखिर आप मेरी बेटी से किस बात का बदला ले रही हैं? ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਫਾ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਮਸਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਕੋ ਬਾਤ क्यों नहीं समझ आ रही? बदला किस बात का लेना है? वो जाके मेहनत मजदूरी करेगा, सेट हो जाएगा तो बुला लेगा उसे। ਉਹ ਜੀਰੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਤ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ? ਹੈ ਲਓ ਪੁੱਛਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡੇ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੈ ਤੇ ਆ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। एक्सक्यूज मी। ਇਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। और मिस्टर, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैंने जापान में शादी की थी, जब मुझे पासपोर्ट मिल गया मैंने उसको छोड़ दिया, अब मैं पाकिस्तान आया था शादी के लिए। देखा देखा, ये करते हैं ये लोग, बाहर भी शादी कर लेते हैं, यहाँ भी शादी कर लेते हैं, यहाँ वाली फिर खज्जल हो रही होती है। अब भाई साहब, मेरा जो बच्चा है ना वो ऐसा नहीं है, उसने एक ही शादी की है, अब वहां जाएगा तो मेहनत मजदूरी करेगा तो ही इसको बुलाएगा ना। ये यहाँ से जाएगा तो मुझे साथ लेके जाएगा, मैं भी देखती हूँ ये कैसे अकेला जाता है। और मैं भी देखती हूँ ये कैसे नहीं जाता अकेला। माँ जी ना लड़े इसके साथ, आपको पता है ना इसने पहले भी एक दफा परस से पिस्तौल निकाल लिया था। ਉਧਰ ਪਿਸਤੌਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨੇ। यार मुझे समझ नहीं आ रही आप लोगों को क्या एतराज है मेरी हंसी पे। ਇਹ ਉਰਦੂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ। मिस्टर, मैं एयरपोर्ट पे उर्दू ही बोलता हूँ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। कहाँ तुम्हारी टिकट? पकड़ाओ मुझे। ओहो, एक मिनट, आप लोग क्या एयरपोर्ट पे बैठकर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं? आप जिस बंदे की बात को लेकर ये झगड़ा डाला हुआ है वो बंदा गया था जापान, और वहां जाकर शादी करके ही पासपोर्ट मिल सकता है, तो उसने शादी कर ली। अब आपका जो बच्चा है वो जा रहा है दुबई, वहां पर ना शादी हो सकती है और ना ही उसको पासपोर्ट मिलेगा। वहां पर मेहनत मजदूरी करेगा तो अपना भी गुजारा चलाएगा और घर भी 4 पैसे भिजवाएगा। और नहीं जी, हम
कहना भी यही चाह रहे हैं कि जाने तो दो उसे, उधर बड़ा महंगा है रहना सहना। वो अकेला जाके उधर कामकाज करेगा, मेहनत करेगा, कुछ 4 पैसे उसके पास आ जाएंगे, हालात उसके ठीक हो जाएंगे, सेट हो जाएगा, तो फिर अपना सेट पूरा कर लेगा, ले जाएगा इसे भी। भाई हमारा भी दामाद है, हम भी उसकी बेहतरी सोच रहे हैं। अपनी बेगम को साथ लेके जाएगा तो वहां खाने पीने की तंगी नहीं होगी। अकेले आदमी को तो वाकई बाहर खाने पीने की तंगी होती है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੰਨੇ ਚੂਸਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ। बहन जी, हम तो लड़की का ही फायदा सोच रहे हैं और आप खामखा नाराज हो रही हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਨਜ਼ੀਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੋਪਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਬਾਜੇ ਵਜਾ ਦਾਂ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਜੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਕਾ ਕੁੜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਣੀ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ, ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ। भाई साहब, यही तो सबसे बड़ा अलमिया है कि हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है। वो है कि वो सास के तौर पे सोच रही हैं कि जी मेरा बेटा, और वैसे माएँ बच्चों को लेकर पोजेसिव भी होती हैं, वो नहीं चाहती हैं कि बीवी ज़्यादा बेटे के करीब हो जाए। उनको ये फिक्र है कि बेटा वहाँ जाएगा और अगर बीवी भी साथ चली गई तो वहाँ पर काम नहीं करने देगी, मुतालबे करती रहेगी और बेटा अलग परेशान होगा। बीवी को ये डर है या उसके घर वालों को ये डर है कि वहाँ जाकर कहीं हाथ से ना निकल जाए, कहीं की दूसरी शादी ना कर ले। और लड़का है कि वो कब से देखें ऐनक लगाए बैठा हुआ है, वो जाने के लिए तैयार है। उसका बस नहीं चल रहा कि वो बस जहाज में बैठे और यहाँ से सब चीज़ों को पीछे छोड़े और वहाँ पहुँच जाए। ओ बेटा जी, इसने वहां जाके भी इसको तंग ही करना है, काम नहीं करने देना। रात के 2-2 बजे तो इसको शौर में लेने भेज देती है। ओ बहन जी, इसमें ताने देने वाली कौन सी बात है? वो उसका खामिद है, अगर उसने कह दिया तो क्या हुआ? तो क्या वो अपने ससुर को भेजे? नहीं तो इसमें कौन सी बात है जी? अगर मुझे भी कह देगी तो मैं ला दूंगा शवारमा, हमारी बेटी है। ਵਾਹ, ਜਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਮਾ ਮੁਫਤ ਲੈ ਆਵੋ। वैसे माफ़ कीजिएगा, ये कोई ताने देने वाली बातें तो हैं नहीं, मामूली सी बात है जिस पर आप एक दूसरे से उस वक्त से झगड़ी जा रहे हैं। और नहीं जी, इनके लिए ही हैं ये सारी बातें। हम तो सीधी सादी जिंदगी गुजारने वाले हैं अपना अली मुमताज साहब। आप यकीन माने, मेरे हाल 35 साल हो गए हैं मेरी शादी को। आज तक सबसे बड़ी जो मैंने इसे अय्याशी कराई हुई है ना, वो मैंने इसको बस के सफर के दौरान पापड़ लेके दिया था। वो भी टूल प्लाजे पे बस रुकी है पैसे देने के लिए। उतनी देर में खिड़की के पास आके पापड़ वाले ने आवाज लगाई है, पापड़ करा रही है। इसने मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देखा है तो मैंने फौरन जेब में हाथ डाल के 8 आने निकाल के इसे पापड़ ले दिया। इतनी सीधी सादी, कितनी देर तो पापड़ को स्टेयरिंग बना के बस चलाती रही है। नहीं जी, क्या कहने, चाची हुणां दे रूप भी तो पापड़ वाला ही चढ़िया है। और तू इथे ही अली। यार, ये पापड़ की शोश आई होती है, इससे पेट तो भरता ही नहीं। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੜ ਖਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, 2 ਪਾਪੜ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਵਹਾਇਆ ਕਰੋ। ओ बेटा, तू क्यों पापड़ ओदे कन्ना नाल बल के ते जाया करन दे हैं? बैग फाड़ तो चल अंदर। अब्बा जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं टिकट 10-15 दिन बाद की करवा लेता हूँ और निग्गो को भी अपने साथ ही ले जाता हूँ। हाँ, तू फिर वही गल करन दे। वैसे मैं काफ़ी देर से आप लोगों की ये गुफ्तगू सुन रहा हूँ और इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के साथ जाना चाहते हैं जी। लेकिन बुजुर्गों की दकियानूसी सोच की वजह से ऐसा मुमकिन हो नहीं पा रहा है। अगर शौहर साथ लेके जाना चाहता है, मैनेज कर सकता है, तो परदेश में बीवी का साथ होना किसी नेमत से कम नहीं। ਕਿੰਨਾ ਅਨਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਦੇ ਹੋ ਬਾਊ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। अब पता क्यों नहीं, दकियानूसी एयरलाइन की मैंने खुद टिकट लेके दी अपने मुंडे को। और चल पुत्र, बैग फाड़ते जहाज च मार। एक्सक्यूज मी, आप में से कोई दुबई जाने वाला मुसाफिर है? जी ये है। सॉरी जी, स्मोक की वजह से दुबई की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ओ माय गॉड! और तुम तो जापान जा रहे थे और समुद्री घुगे। मैं वाया दुबई ही जा रहा था। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उन्होंने कह दिया जी आप शहनाई बजाएं। हाँ जी। मुझे तो लगता है कि लाजमन डॉक्टर साहबान में कोई मौसीकार भी था।
नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। लेडीज एंड जेंटलमैन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपके सामने एक चटपटी खबर लेके आ रहा है जिससे आपका खौफ कम होगा। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी जिंदगी अता करे। आप देखें कि मेडिकल साइंस ने जहां पे बहुत तरक्की कर ली है वहां पे लोगों के ज़हनों से इसका खौफ भी कम होता जा रहा है। वरना डॉक्टर को टीका लवान लगे लोग चीका मार दे होंगे हैं जिवें अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, हार्ट का ऑपरेशन होने लगा। मगर अब ये बड़े बड़े ऑपरेशन भी किस तरह मेडिकल साइंस ने आसान और इजी कर दिए हैं कि आप हैरान हो जाएंगे खबर सुन के। लेकिन अजीजी, आज ये लेडीज एंड जेंटलमैन से मुझे लगा कि अभी अंग्रेजी और सुनने को मिलेगी, लेकिन बस लेडीज एंड जेंटलमैन और कहानी खत्म। यार जितनी किसी दानिश्वर को अंग्रेजी आती है वो सुना देता है। मैंने पल्ले रख के को उसका चार तो नहीं ना डालना होता। खबर यूं है कि लंदन के किंग्स कॉलेज अस्पताल में दिमाग की सर्जरी के दौरान मरीजा 4 घंटे क्लारनेट यानी शहनाई बजाती रही। 65 साल बुजुर्ग मरीजा को डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी के दौरान कोई ऐसा काम करती रहे जिससे उन्हें दिमाग के फंक्शंस का अंदाजा होता रहे। दिमाग के ऑपरेशन के दरमियान वो शनाई बजाती रही? जी जनाब, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि यार दिमाग का ऑपरेशन था या उसके बड़े मुंडे की मेहंदी हो रही थी। बड़ा म्यूजिकल ऑपरेशन था। आप देखें जरा, दिमाग का ऑपरेशन हो रहा है। हाँ जी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। उसमें तो हल्की सी भी ऊंच नीच हो जाए तो सारा जिस्म मफलूज हो सकता है। और उन्होंने कह दिया जी आप शहनाई बजाएं। मुझे तो लगता है कि लाजमन डॉक्टर साहबान में कोई मौसीकार भी था। अजीजी साहब, ये ऑपरेशन के दौरान तो मरीजा को काफी वेलें भी हुई होंगी। देखो ना यार, फनकार है ना, उसका ध्यान सिर्फ वेलों की तरफ। कुल्फी अंग्रेज फनकारों की बड़ी इज्जत करते हैं। वो वेले नहीं देते, वो लिफाफे में डाल के देते हैं। यार आप ये तो देखें कि दिमाग का ऑपरेशन सुन के बड़े बड़े जीदार बंदों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और मरीजा शहनाई बजा रही है। लाइमन डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हल्का हल्का डांस कर रहे हो। क्योंकि जब ये आवाज आती है ना, पी 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 पी, ये तो ऐसी पी होती है कि चंगा भला लाड़े का मोज़्ज़ज़ अब्बा भी हल्का हल्का डांस करना शुरू कर दे। ये डॉक्टर भी बाज नहीं आए होंगे, ये भी ऑपरेशन के दौरान हल्का हल्का डांसते हुए अपने हेल्पर से कहते होंगे, कैंची, छोटी छुरी, रुई पे स्पिट लगा के दो, स्टिचिंग के लिए धागा, मोटी नहीं छोटी सुई। और यार इस तरह के तमाशे तो और भी बहुत सी जगहों पर हो रहे हैं। हाँ, नेपाल में एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने दिमाग की रसौली निकालते वक्त मरीज को ढोल बजाने का कहा और वो शौक से ढोल बजाता रहा। दिमाग का ऑपरेशन हो रहा है, आगे उसके ढोल रखा, और जब उसकी रसौली निकल गई तो उठ के शुरू हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर इधर तो लोगों की विचारों की जान निकली होती है, इस तरह के ऑपरेशन के बाहर तो बैठे हुए लोग सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन ही हो रहा है या अंदर मरीज थे चादर चढ़ा रहे हैं। अल्लाह सेहत दे, गोगे को अकल भी दे, आमीन। अगर गोगे का अंग्रेजों ने ऑपरेशन किया ना तो गोगे के आगे वो बिरयानी की परात रखेंगे। यार जिस तरह के रवाज चल पड़े हैं, ये लगता तो मुझे यूं ही है। इंडिया की भी एक खबर मैंने पढ़ी, अच्छा, जिसमें मरीज के दिमाग के ऑपरेशन के दौरान वो गिटार बजाता रहा। मैं तो ये फिक्रमंद हूं कि और कुछ साल के बाद अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के ऊपर कहीं म्यूजिक रूम ना लिखा जाना शुरू हो जाए। जेम्स बॉन्ड ये कोई शनाई बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, ये अस्पताल वाले अपना म्यूजिक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते? बहुत अच्छी सजेशन है, वेरी गुड। साथ साथ मरीजों से पैसे लें और साथ साथ मरीजों के लवाहिकीन से वेले लें।
जेम्स बॉन्ड इसका मतलब है ऑपरेशन कराने से पहले कोई ना कोई म्यूजिक बंदे को सीख लेना चाहिए। तुम फिक्र ना करो, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में डस्ट। अगर कहीं अल्लाह ना करे तुम्हारा ऑपरेशन हुआ ना तो डॉक्टर गाना गाएंगे, तुम नहीं कुछ भी बजाओगे। उन्होंने तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करते हुए कहना है अल्लाह दिसो तू नहीं दिसदा। पहला तो फनकार आदमी है, डॉक्टरों ने इनसे कहना है कि अपनी मर्जी का कोई फन दिखाएं अपनी पसंद का। इन्हें उठ के डांस शुरू कर देना है, बस फिर थैला आगे आगे तो डॉक्टर पीछे पीछे। तो दूसरी वार्ड जो फड़ के ले आना है। ओए होए होए ऑपरेशन होना है 45 मिनट दा ते थैले दे फन दी वजह तो हो जाना 18 घंटे दा। ओ भाई, सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, एक 10 साल बच्ची ऑपरेशन के दौरान वीडियो गेम कैंडी क्रश खेलती रही है। हाँ, बड़े बड़े पुट्ठे काम शुरू हो गए हैं। उर्दन में एक शख्स ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के दौरान वीडियो कॉल पर घर वालों से बातें करता रहा। देखो ना ये रहा तेनू तो चलो जड़ी दर्द होन डई है या टेंशन होन डई है, नाल सारे घर नूं भी टेंस कीता है। यार ये ऑपरेशन हो रहे हैं या अस्पतालों में फंक्शन हो रहे हैं? देखो ना ये रहा किधरे ढोल बजन डे है, किधरे शहनाई बज रही है, किधरे गिटार बज रहे है, किधरे वीडियो गेम खेडी जा रही है, किधरे घर वालियां नाल वीडियो ते गल्लां हो रही हैं। वेरी डेंजरस। इट इज नॉट हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। ये रिवर्स गियर क्यों लगा दिया जीजी, अच्छे भले तो जा रहे थे। अली मुमताज साहब आप ये तो चेक करें कि दिमाग के ऑपरेशन के दौरान जो बंदा घर वालों के साथ वीडियो कॉल पे बातें कर रहा है, ओदी तो बीवी ने डॉक्टर ने वक्त पाया होने, उधर ऊंची ऊंची कह रही है डॉक्टर साहब जरा इसके दिमाग में जरा ध्यान से देख के बताएं, इसके दिमाग में कोई और औरत तो नहीं है। या बीवी ये भी कह सकती है कि डॉक्टर साहब इसका जो खर्चा देने वाला खाना है वो जरा खुला कर दें। और डॉक्टर ने खर्चे वाला खाना इतना खुला कर दिया कि दौरान ऑपरेशन ही वो बीवी को कहना शुरू हो गया मेरी अलमारी के थल्ले वाले खाने च 5 लाख रुपया पे है, उतले खाने च जेड़ी लीली फाइल है ना ओदे थल्ले भी मैं 2000 पाउंड लुकाया है। और वो जो मेरे ऑफ ब्राउन शूज है ना उन्हें च भी 3 लाख रुपया पे है। वो बीवी दे हथों फोन ही डिग पिया होने, हाय वो बूट दे के तो मैं भांडे ले लेने। और साथ जो इसका ससुराल से हमदर्दी वाला खाना है उसको भी जरा थोड़ियां मार के लरम कर दी। ससुराल का तो नाम सुनते ही इसको तप चढ़ जाती है, इतना सख्त पोर्शन है इसके दिमाग का सौरियों वाला। और डॉक्टर ने इतना लरम कर दिया उसका ससुराल वाला खाना, उदा ऑपरेशन मुक्या तो कहते डॉक्टर साहब मैंने इजाजत दो मैं तेरा सौरे हल जाना। क्या जेम्स बॉन्ड किस तरह फजूल बात को ले गए हो। ये तो देखो कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली और कितना मुनफरद तरीका है ऑपरेशन करने का, यानी कि बगैर बेहोश किए ये सब हो रहा है। सही बात है, वरना बलहोश करके जो ऑपरेशन करते थे मरीज को यही टेंशन लगी रहती थी किधरे मेरे असली गुर्दे काट के चाइना दे ना पास। हाँ, जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं क्या पता चलता है कौन असली और कौन 2 नंबर। जैसे वो एक खबर नहीं थी कराची के सिविल अस्पताल में जाली नर्स ने मरीजा को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर लूट लिया था। अब तो अल्लाह उसे जिंदगी से तंदुरुस्ती दे भैनों को। अब तो वो जो भी ऑपरेशन कराएंगी उन्होंने डॉक्टर को पहले ही कह देना है कि खबरदार मैंने बलहोश करके की था ऑपरेशन। यार बर्तानिया में एक मरीज को बलहोश करके उसका ऑपरेशन कर रहे थे। अच्छा। उस मरीज का बीड़ दांतों का गले में जा गिरा। 1 हफ्ता डॉक्टर लाभते रह गए बीड़ किधर गया है। ओ बेचारी आके कि मैं बुरकी मुंह च पानी है तो गले च जाके इंजन होने लग पे। और फिर डॉक्टरों को पता लगा ओहो ये गले च बीड़ है जड़ा गो इंजन करने लग पे। ऐसे मुझे याद आ रहा है एक डॉक्टर दोस्त ने बताया था कि इधर PIC में जी उनका को कुलीग था उधर डॉक्टर। अच्छा। वो गाता बहुत अच्छा था। अच्छा। तो उसके जो प्रोफेसर साहब थे ना उनको पता था कि ये बहुत अच्छा गाता है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन शुरू करते थे तो उनसे कह देते थे कि चले डॉक्टर साहब ये गयल शुरू करें। वाह 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 क्या कहें आहा सॉरी आहा। यार ये क्या बात हुई।
हाँ हाँ, वो प्रोफेसर साहब कहते थे कि सर्जरी ये लंबी है, इस तरह रिलैक्स माहौल रहेगा, यार आप गाते रहें साथ साथ। और बच्चों को फिर आंख के मरीज कह देता ही कि भाई जी जरा गजल छोटी कर लो ताकि मैं छेती उठ पाऊँ। यार ये म्यूजिक वाली बीमारी सिर्फ अस्पतालों में नहीं फैली हुई, मैंने यूरोप के आई थिंक किसी मुल्क में देखा था कि रेस्टोरेंट में ना शेफ साथ साथ हांडी पका रहे थे और साथ साथ डांस कर रहे थे। वाह रे वाह। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਮ ਗਰਮ ਸ਼ੋਰਬਾ ਰੁੜਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ या हांडी चखते हुए भी गरम गरम डाल के क्या कहने। ये वाकई रेस्टोरेंटों में ऐसा बहुत है। वो एक वीडियो नहीं वायरल हुई जो नान लगा रहा है कोई बंदा, हाँ जी, हाँ जी। वो नान को ऐसा ऐसा घुमा के ऊपर फेंकता है, फिर वो वापस तैरता हुआ उसके पास आता है, हाँ। फिर पकड़ के ऐसे ऐसे शुरू कर देता है। बिल्कुल। या एक वो भी वीडियो बड़ी वायरल होती है ना जी, वो आइसक्रीम पकड़ाते हुए कड़ी कड़ी आइसक्रीम को डांस करवाते हाँ जी, हाँ जी, हैं सर। चाका दे दे के। बिल्कुल। उस बंदे को वैसे किसी बंदे ने कुटा भी बहुत था। उन्हें कहा तेनू पैसे देते ने कुल्फी दे, तू टेंशन देने लग पे। जितना वो तंग करता है उसकी पैंटी बनती है। वैसे तो हमारे लाहौर में भी ये जो टकाटक बनाते हैं, वो अपने वो कड़छों के साथ ऐसा म्यूजिक बजाते हैं, टक 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 टक। अच्छा अजीजी, मुझे एक बात बताओ, ये डांस की कोई खास तरबियत हासिल की है या ये इनबॉर्न टैलेंट है? वेरी बैड यार, वेरी बैड, वेरी बैड। एक दानिश्वर से ये क्या सवाल कर रहा है यार। ओहो, बुरा लगा आप वेरी बैड कह रहे हैं। मैं समझे ऐसी कि तुसी कहोगे कि बहुत अच्छा सवाल किया आपने। लो, मुझे लगता है कि इसने मेरे सीरियस ड्रामे नहीं देखे हो। नहीं, वो मेरे पैदा होने से पहले के हैं। तो इसमें अब मेरा क्या कसूर है अगर तुम लेट पैदा हुए हो? अब मैं तुम्हारी खातर दोबारा सीरियस हो जाऊं, जबकि मुझे पता है कि सीरियस आदमी की वैल्यू बेचारे की नहीं रहती। लोग पहले टेंस हैं और ऊपर से उनको और सीरियस चीजें दिखाएं। लोग कहते हैं कि छड्डो सीरियस सीरियस। यार ये सरदाई बनाने वाले जब सरदाई घोटते हैं और डंडे के साथ उन्होंने घुंघरू बांधे होते हैं, वो साथ रगड़ रहे होते हैं, साथ डांस भी कर रहे होते हैं। ओ यार गोगे, ये तो कुछ भी नहीं। मुल्तान में तो जो मालिशी है ना, वो मालिश करते हुए ना हाथों में घुंघरू होते हैं और मैडम नूर जहाँ के गाने पे क्या बात है, क्या बात है। वो धोबी वाला म्यूजिक रह गया। जुल्फी साहब, आपके ज़हन में अगर गुजरांवाले के हवाले से कोई म्यूजिकल आइटम है तो वो पेश कर दे। नहीं सर जी, हमारे गुजरांवाला में ये डांस तो कोई नहीं, और रोटी खा के बस सौ जाते हैं। यार जुल्फी वो आइटम दिखाओ ना। ये जेम्स बॉन्ड ये जुल्फी कमीज उतार के इतना प्यारा चूहा बनता ना। तो कमीज पहन के कौन सा वो शेर लगता है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। गुजरांवाला की तो कुल्फी बड़ी मशहूर है। हाँ जी, एक कुल्फी देख चिड़े मशहूर ने गुजरांवाले। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कभी सुना है अकड़ बकड़ पंबे पो 80 90 पूरे 98? अच्छा जी गोगा जी, आपको मालूम है कि आपके फैसलाबाद शहर में कौमी असेंबली के 2 हलके हैं, उन पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और इन दोनों हलकों पे PMLN ने टिकट्स जारी कर दिए हैं। एक NA 96 है जहां पर सेनेटर तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर को टिकट जारी की गए, और जो दूसरा हलका है वो NA 104 का है जहां पर राजा रियाज साहब के बेटे राजा दानियाल को टिकट जारी की गई है। तो राजा रियाज साहब बड़े खुश हैं, आइए जरा उनसे बात करते हैं। हेलो जी, जी मियाँ साहब बोल रहा हूँ, राजा रियाज बोल रहा हूँ जी। हाँ बड़ी मेहरबानी जनाब। मियाँ साहब आवाज टूट के आ रही है। अमान से आपकी आवाज टूटती है तो मेरा दिल टूट जाता है। जी जी, नहीं मियाँ साहब, कान तो साफ कराता रहता हूँ। नहीं जी नहीं, 3310 नहीं है, नवा फोन लिया है श्याम सिंह का। जी 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 नवा है जी, बिल्कुल नवा है जी। बड़ी मेहरबानी, खैर मुबारक मियाँ साहब, खैर मुबारक।
मियाँ साहब अगर एक वीडियो बना के मुझे सेंड कर दें ये मुबारकबाद वाले पैगाम के, तो मैं अपने सोशल मीडिया पे लगा दूंगा, जरा सोशल मीडिया पे भी रौनक लग जाएगी। कंपेन तो मैं ऐसे चला रहा हूं जैसे मैं लड़कपन में किराए की साइकिल चलाया करता था। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह दानियाल जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लेगा। मियाँ साहब पढ़ा लिखा लड़का है, आपको पता ही है, और बड़ा इंटेलिजेंट है जी। मैंने तो कभी कहीं फोन करना हो तो मुझे नंबर भी वही निकाल के देता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस आप दुआ भी करें और वीडियो पैगाम भी सेंड करें प्लीज। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज मियाँ साहब, खुदा हाफिज। राजा साहब किसका फोन था? और वजीर आजम पाकिस्तान का फोन था जनाब। अब राजे को वजीर आजम से नीचे किसका फोन आना है? बल्कि चार्जर है तो मुझे जरा दे दे, आपकी मेहरबानी। बैटरी मेरी 98% हो गई है। आजकल जरा बैटरी फुल रखनी पड़ती है, यकीन माने। हालांकि थोड़ी देर पहले चार्ज करके 100 पूरे किए थे। ऐसा ना हो वजीर आजम साहब का फोन दोबारा आ जाए। है किसी के पास चार्जर? राजा साहब मेरे पास है चार्जर, मैं मंगवा देता हूँ। वो तेरा तो 3310 होएगा। वारिस साहब आपने शाम सिंह रखा हुआ है? मेरा ऐसा मेरे पास बटनों वाला है। यार आप लोग अभी उधर के उधर ही खड़े हैं। साइंस इतनी तरक्की कर गई है, पाकिस्तान ने इतनी तरक्की कर ली है। जब से मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने सीट संभाली है, देखे तो सही, पाकिस्तान की तरक्की तो ऐसे जा रही है जैसे किसी दौर में सुल्तान राय का घोड़ा जाया करता था। नहीं तो राजा साहब बैटरी आपके फोन की 98% है, और कितना चार्ज करना है फोन आपने? और नहीं अली मुमताज साहब, मैं हमेशा 100% पे यकीन रखता हूँ, इसीलिए तो कारकर्दगी भी अपनी हमेशा 100% रही है। आपने कभी सुना है अक्कड़ बक्कड़ भंबे पो 80 90 पूरे 98? जब अक्कड़ बक्कड़ 100 पे आता है तो हम क्यों 98 रखे? मैं रिस्क नहीं लेता। बैटरी इस वक्त तो खैर 98 पे है, मैं तो 99 पे भी आए तो फौरन चार्जर पे लगा देता हूँ। मुझे तो हॉल फिरने शुरू हो जाते। क्या पता अभी कुछ देर बाद ही मियाँ साहब का दोबारा फोन आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा सेंसिटिव हल्का है मेरा। हाँ जी, उधर के इलेक्शन को मामूली ना आप समझें। मियाँ साहब को भी उसकी बड़ी टेंशन लगी हुई है। अच्छा, इसलिए किसी वक्त भी शहबाज शरीफ साहब का फोन आ सकता है। वो बंद हो तो पता चले वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब का आ गया। वो बंद हो तो सदर ट्रंप का फोन आ जाए। यहाँ अचानक बैटरी डेड हो जाए तो कितनी शर्मिंदगी वाली बात होगी। राजा साहब ट्रंप का नंबर है तेरे कोल? और मेरे कोल ते ओदा नहीं, ओदे कोल ते मेरा है ना। नहीं तो राजा साहब ट्रंप ने ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों फोन करना? ਉਹਨੂੰ फैसलाबाद तो लट्ठा चाहिए। बहुत अच्छे, फैसलाबाद में सिर्फ लट्ठा ही बिकता है। नहीं जी, फैसलाबाद का मुर्गपुला भी बड़ा मशहूर है। ओ खुदा दा वास्ता ही गोगे किसे ले अपनी सोच पतीले चो कड भी लिया। नहीं तो फिर राजा साहब क्यों करेंगे इतने बड़े बड़े लोग आपको फोन? और जनाब आपके लिए ये कोई मामूली बात है कि राजा दानियाल को टिकट मिल गया है? ये तो इंटरनेशनल लेवल पे ब्रेक होने वाली खबर है, ताकि उन लोगों तक भी पहुंच जाए जो हमारे पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्कों में निकल जाते हैं। और वो भी जरा देख ले कि राजे को अल्लाह के फजल से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि राजे की रवायत इसकी अगली नस्ल तक पहुंच रही है। बल्कि अली साहब, मैं तो हस्बे हाल के प्लेटफार्म से पूरी कौम को भी मुबारकबाद दूंगा कि उनको राजा दानियाल की सूरत में एक जवान राजा रियाज मिल गया है। बल्ले बल्ले बल्ले, क्या बात है, क्या बात है जी। फुटो और ठहर जाए एक मिनट, मैं नून लीग का लीडर हूँ। आप देखना राजा दानियाल बिलावल भुट्टो जरदारी को भी टफ टाइम देगा। वाह जी वाह, कारकर्दगी में टफ टाइम देंगे। और उन्हें ओदी घड़ी चुक लेनी है।
जाहिर है लीडर तो कारकर्दगी में मुकाबले करते हैं ना। हाँ जी राजा रियाज साहब, मुकाबला इतना आसान नहीं है, बड़ा सख्त मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि राना एहसान अफजल साहब जो हैं तो PMLN में, और ये पिछले इलेक्शंस में भी उनको टिकट नहीं मिला था PMLN की तरफ से और आपको मिल गया था, तो इस दफा भी उनको टिकट नहीं मिला। उन्होंने ये तय किया है कि मैं मुहिम चलाऊंगा और मैं आजाद इलेक्शन लड़ूंगा। ये देखे ना जरा, ये तो वैसे बड़ी जियास्ती वाली बात है। नाम राना एहसान और काम एहसान फरामोशी वाले। इन्हें अपने नाम के आगे तखल्लुस रख लेना चाहिए, फरामोश। आप देखे जरा, क्योंकि राना एहसान फरामोश ने पार्टी की इतनी भी लाज नहीं रखी। अगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो जिस पर पार्टी ने एतमाद किया है उसे सपोर्ट करनी चाहिए उन्हें। फौरन ही आंखें बंदा मथे पे रख ले, इतना भी थोड़ दिलिया नहीं होना चाहिए बंदे को। लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह के फजल से 24/7 सियासतदान है और हमने 365 दिन अवाम की खिदमत करनी होती है। क्या बात है जी, 24/7 यहाँ मेयो अस्पताल की इमरजेंसी खुली होती है या आपकी सियासत? वाह जी वाह। और बात ये इमरजेंसी वाली है। देखें इस वक्त अगर मुल्क में हर सियासतदान इमरजेंसी काम नहीं करेगा तो फिर तो इमरजेंसी लग जाएगी। जी बिल्कुल, बड़ी गहरी बात की आपने। अली मुमताज साहब, आपको पता है अल्लाह के फजल से राजा रियाद ने हमेशा गहरी बात ही की है। मैंने तो कई दफा ज्यादा गहरी बात करने के लिए समुंदर में स्कूबा डाइव भी की है। क्या वाह वाह वाह, ऐਵੇਂ नहीं दुनिया कहती कि राजा रियाज साहब दबंग सियासतदान ने। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, फैसलाबाद कभी चक्कर लगाए। आप उधर ड्रामा नहीं करते आप? जी करता हूँ कभी कभी। और कभी कभी नहीं, इलेक्शनों से पहले आए और उधर ड्रामा करें, और अपने ड्रामे में राजा दानियाल की कैंपेन भी करनी है आपने। राजा साहब, आपने तो अपने बेटे से भी ये कहा है कि 4 नवंबर से फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में मैचेस होने जा रहे हैं, तो जाकर वहां स्टेडियम में भी कैंपेन करो। वाह। देखे जी, पाकिस्तानी कौम को क्रिकेट का बहुत क्रेज है। हाँ जी। राजा दानियाल को भी क्रिकेट का बड़ा शौक है। अच्छा। वैसे आपको मैं आपस की बात बताऊं, अगर ये राजा दानियाल सियासत में ना आता तो इस वक्त उसने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में हारिस रऊफ की जगह खेल रहा होना था। राजा साहब, हारिस रऊफ दे ते लोग बड़े खिलाफ ने। चलो उसको रहने दो, कप्तान कौन है आजकल? सलमान अली आगा। हाँ, उसकी जगह खेल रहा होना था। अच्छा, तो राज साहब इतना अच्छा क्रिकेटर है आपका बेटा? और जी कई दफा तो बाबर आजम ने उससे फोन करके पूछा है कि राजा दानियाल साहब, कवर ड्राइव खेलने के लिए पहले खब्बी लत बाहर कड्डा या सज्जी? और बड़े जमानों से राजा दानियाल उसे गाइड कर रहा है, वरना राजा दानियाल से पहले तो ये खाली बाबर होता था। आजम तो बने है उस वक्त जब राजा दानियाल को फोन करना शुरू हुआ है। और राजा साहब, बाबर आजम की कारकर्दगी तो बहुत बुरी जा रही है। हो, अब राजा दानियाल फोन जो नहीं सुनता। इलेक्शन नजदीक आ गए हैं, वो कहता है अब्बा जी अब मैं क्रिकेट को संभालूं या सियासत को संभालूं? मैंने कहा तुम सियासत की तरफ तवज्जो दो, बस ये जब फैसलाबाद में मैच आए तो सिर्फ उधर मैच देखने ही ना जाना, उधर 4-4, 6-6 देगे भी साथ पका के लेके जाना, ताकि लोगों को पता चले कि राजा दानियाल इलेक्शन लड़ रहा है। ओ, इसका मतलब है कि मैच देखने फैसलाबाद आना पड़ेगा। और तू लाहौर वाला ही वेख लाया, सिर्फ 4 देगा पकवानियां ने। राजा साहब, दानियाल साहब ने कहो कि लाहौर भी मैच वेखण आ जाए ताकि असी भी बिरयानी दे डब्बे घर ले जी। और यार फैसलाबाद में उसका इलेक्शन सर पे आया हुआ है, कैसी बात कर रहे हैं आप? लोगों को चाहिए बल्कि फैसलाबाद पहुंचे। आपकी मेहरबानी है, उधर आए सारे मिलके तो जोर लगाए, क्योंकि सबको पाकिस्तान की तरक्की अजीज है। जिसको पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, मैं आज आपको बता दूं, फिर ना कहना कि किसी ने बताया नहीं। उसे फौरी तौर पे राजा दानियाल के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। और मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूं, जिस दिन राजा दानियाल इलेक्शन जीत के असेंबली में पहुंच गया, पाकिस्तान ऐसे आगे जाएगा जैसे अरशद नदीम का नेजा आगे जाता है। और राजा साहब एर की भी हार गया जी। और यार जितने बंदे मेरे ज़हन च क्यों नहीं आ रहे?
बहरहाल गौरी साहब, इस वक्त राजा दानियाल की इस तरह धूम मची हुई है जिस तरह इन दिनों में स्मोक खिल रही होती है। मुझे तो एक मैंने दोस्त ने बताया कि जब से नून लीग ने राजा दानियाल को टिकट दी है, उस दिन से रोजाना कौमी असेंबली के इजलास के ब्रेक में ये गाना लगता है। तेरे आंदे खड़ाक बड़े होंगे, मजे ते राजा होने आनगे, मजे ते राजा होने आनगे। और राजा साहब खुदा दा वास्ता जी आजकल ते गाने ते चलान होंडे ने। अच्छा चलो जी, गाना भी रहन दो, वैसे ही धूम मची हुई है। जी हाँ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोलेस्ट्रॉल चेक करान जावे तो डॉक्टर कहे कि तेरा सारा कुछ ही बंद है, बल्कि तेरा घरों बाहर निकलना भी बंद। अच्छा जी, आज मैं जिस बात तहजीबी का जिक्र करना चाह रहा हूँ जी खवातीन, अपना खवातीन व हजरात, वो सिर्फ बात तहजीबी नहीं है बल्कि गुनाह भी है। अच्छा। हम लोग अब सादगी का मजाक उड़ाते हैं। सादगी का बाकायदा अब मजाक बनाया जाता है। हाँ जी बिल्कुल। वो मेरे ज़हन में इसलिए आया कि बहुत से ऐसे लोग जो अपने बच्चों को सादा जिंदगी देना चाहते हैं या सादगी सिखाना चाहते हैं, जी जी, या ये जो नई इल्लतें हैं जो बड़ी बुरी बुरी, उनसे दूर रखना चाहते हैं, वो बच्चे बेचारे अब शर्मिंदा होते हैं, बजाय फख्र करने के शर्मिंदा होते हैं। बिल्कुल सर। एक घर वालों ने मुझे बताया, एक फैमिली ने, कि बच्चे को टिफिन में अगर घर से रोटी पका के या कोई पराठा या साथ कोई ऐसी चीज दे के जी स्कूल भेजें तो उसके जो क्लास फेलोज हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल। जितने भी स्टूडेंट हैं वो बाकी को बर्गर लेके आया हुआ है, कोई सैंडविच लेके आया हुआ है, कुछ को फ्रेंच फ्राइज बना के लाया हुआ है, नगेट्स, तो वो नगेट्स वगैरह ले जाते हैं। जी जी। वो बच्चे उस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं जो घर से अपना खाना लेके आता है, जिसकी माँ उसे खाना तैयार करके खुद अपने हाथों से देती है कि इसकी सेहत भी अच्छी रहे और इसको सादगी की आदत पड़े। बिल्कुल सही। उसका मजाक उड़ाया जाता है। हालांकि भाई शर्मिंदा तो उन बच्चों को होना चाहिए जिनकी अम्मा रेडीमेड चीज पकड़ा देती है, उसको इतनी तौफीक नहीं होती कि वो अपने बच्चों के लिए खाना पकाए। शर्मिंदा तो उन बच्चों को होना। बिल्कुल बिल्कुल सर। मगर अब देखे क्या जमाना आ गया है कि सादगी का और अच्छी आदतों का मजाक बनता है। इसी तरह दफ्तरों में भी है, दफ्तरों में भी ऐसे ही। जो बंदा, जो एम्प्लॉय अपने घर से खाना लाए और वो सादा चीजें ले आए, यानी टींडे रोटी ले आवे, उसका मजाक बनाया जाता है। भाई जी ये टींडे को कोरस च लगे ने ताडे घर, रोज टींडे ही ले आंदे हो तुसी। ओ भाई खुदा के लिए क्यों उसको ऐसे कह रहे हो? उसको अगर डॉक्टर ने कहा हुआ है कि सब्जी खाओ तो वो ले आता है। या चले अल्लाह पाक सबको बहुत ज्यादा दे, उसके बजट में अगर ये आ रहा है तो वो नहीं कोरमा लेके आता, या नहीं वो कोई शामी बना के साथ लाता, या वो नहीं बेचारा कोई इस तरह की बिरयानी पुलाव वाली डिश लेके आता है, तो उसका क्यों आप दिल तोड़ रहे हैं? क्यों आप ऐसे कह रहे हैं? उसको बल्कि दाद दें आप, वेरी गुड यार, तुम तो बड़ा हेल्दी खाना खा रहे हैं। दिल करे जेड़ा मजाक उड़ा रहा है वो कोलेस्ट्रॉल चेक करान जावे तो डॉक्टर कहे कि तेरा सारा कुछ ही बंद है, बल्कि तेरा घरों बाहर निकलना भी बंद। वाह, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको सेहत दे। आमीन। सादगी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बिल्कुल। कागजी फूल जैसे चेहरे, वाह, मजाक उड़ाते हैं आदमी, वाह, इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का। क्या गाना निकाला है गौरी। है गौरी वैसे साइंसदान, मगर अफसोस ये है कि म्यूजिक का साइंसदान, और अपनी साइंस में खुद ही जल गया। वाकई ये देखे, मैं ये गाना सुन के ये भी जहन में आया कि हर चीज में कैसी नसीहतें होती थी। फिल्मों के गाने ऐसे होते थे जो जहन बदल देते थे लोगों का, जहन बदल देते। अब मजाक बनता है,
अच्छी चीज का, अच्छे अमल का मजाक बनाया जाता है। बिल्कुल सर। कपड़े सादा जो पहन के आता है उस बेचारे का मजाक बनाया जाता है। जी हाँ। और जो बड़े सूटेड बूटेड होके आते हैं, गोरा टैप होके आते हैं, वो बेचारे सादा आदमी का मजाक उड़ाते हैं। बल्कि अभी अजीजी कल ही मुझे किसी ने बताया कि कहीं कोई कारोबार फरोख्त कर रहा था, तो जो दिलचस्पी रखता था वो देखने के लिए गया और बेचने वाले ने उसको देखा, वो सादा आदमी था, उसको देख के कहता है कि ये इतना सादा है, इसने इतने अच्छा लिबास नहीं पहना हुआ है, तो ये मेरे से कारोबार खरीद ही नहीं सकेगा। यानी कि उसने उसको अहमियत ही नहीं दी। सर जी आप देखें कि खवातीन चीखती हैं घरों में आके। हाँ जी। कई दफा मैंने कई खवातीन को, अजीज रिश्तेदार ऐसी देखी हैं जो कहती हैं कि अगर आप सादा लिबास पहन के शॉपिंग के लिए चले जाएं तो जो शॉपकीपर हैं या जो सेलमैन उधर होते हैं वो मुंह नहीं लगाते। वो कहते हैं बीबी एक मिनट ठहर जो तेन बहुती काली है तो तुझे अगली दुकान पे चले जाओ। तो जिन्हें बहुती सुर्खी लाई है ना उन्हें अटेंड कर रहे होंगे। भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। आप किसी की सादगी देख के उसकी हैसियत का या उसके मकाम का अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल। बड़े बड़े सादे लोग हुए, बड़े बड़े सादे लोग। अब तो वड्डी गड्डी वाले का ही सिर्फ एहतराम हो रहा होता है। जबकि मुझे याद है कि बहुत बहुत बड़ी शख्सियात बसों में सफर किया करती थी, साइकिलों पे सफर किया करती थी, वो बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारती थी। अभी भी इंग्लैंड अमेरिका जो बड़े ममालिक हैं उनमें बसों में बहुत लोग सफर करते हैं, हम ही कॉन्शियस होते हैं। नहीं जी, यहाँ पे भी गौरी साहब चीफ जस्टिस के बाद फिर सदर पाकिस्तान हुए हैं रफीक तारड़। ओ हो एक बहुत बड़ा नाम रफीक तारड़ साहब। बिल्कुल। और बड़ी कमाल शख्सियत, बड़े प्यारे आदमी। बड़ी देर तक वो बस में बैठ के आते थे गुजरांवाला से। गखड़ उनका शहर था, तो वो गखड़ से लाहौर बस में बैठ के आ जाते। बल्कि मुझे एक वाकया याद है, किसी बुजुर्ग ने सुनाया कि रफीक तारड़ साहब बस में बैठे हुए आ रहे थे गुजरांवाला से लाहौर। तो वो बस वाला ना जी उसने गाने लगाए हुए और कहाँ बड़ी तेज बस चला रहा, बहुत तेज बस चला रहा था। तो तारड़ साहब कहीं उससे बिल्कुल पिछली सीट पे बैठे हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहीं एक दो दफा उसे कहा कि यार आहिस्ता चलाओ, क्या कर रहे हो, इतनी सवारियां हैं तुम्हारी बस में बैठी हुई, इन सब की जान के तुम इस वक्त जिम्मेदार हो, तो आहिस्ता चलाओ बस। वो एक दो दफा तो उसने इग्नोर किया, को तीसरी दफा उसने आगे से बदतमीजी से मतलब उनको झाड़ दिया। तारड़ साहब ने उसे कुछ नहीं कहा, चुप कर गए। यहाँ शदरे आगे ना चौक में, वहां पुलिस वाले खड़े थे। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां उसने सवारियां उतारी हैं, तो उन्होंने ऐसे पुलिस वाले को बुलाया और इसे कहा कि मैं रफीक तारड़ हूँ। उसने फटाफट पहचान लिया, सलूट किया। कहते हैं इसका चालान करो फौरन, ओवर स्पीड है ये। वहां से लेके यहाँ तक ये बहुत ओवर गाड़ी चला रहा था। तो बड़े ही सादे आदमी। ये हमारे जो इस वक्त वफाकी वजीर हैं इतलात और नशरियात, तारड़ साहब, हाँ ये इनके बुजुर्ग दादा जान इनके। हाँ बड़े प्यारे आदमी, बड़े प्यारे बुजुर्ग, इंतहाई प्यारे बुजुर्ग। फिर मलक मराज खालिद मरहूम वजीर आजम पाकिस्तान रहे हुए हैं, वजीर आजम पाकिस्तान। मैंने खुद अपनी आंखों से उनको रक्शे से उतरते हुए भी देखा। और पैदल तो वो अक्सर लाहौर में नजर आते थे, यहीं कहीं माल रोड के पास, बीडन रोड के पास कहीं ऊपर फ्लैट में रहते थे। जी 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 जी। तो वो अक्सर पैदल नजर आते थे। बल्कि किसी अखबार के फोटोग्राफर ने ये तस्वीर भी बनाई हुई थी। अच्छा। वो तस्वीर में ना जी एक मौजूदा वजीर आजम गुजर रहे हैं और वो प्रोटोकॉल उनका सारा, तो पुलिस वालों ने सबको रोका हुआ है। अच्छा। तो वो जो पैदल वाले लोग भी रुके हुए हैं, उनमें मलक मराज खालिद साहब भी खड़े हैं। पिछले वजीर आजम सड़क पे खड़े हैं और मौजूदा वजीर आजम की कॉन्वॉय गुजर रहा है। तो इस तरह की चीजें, वो तो इतने सादे थे मलक मराज खालिद साहब के मुझे डॉक्टर अजमल नियाजी साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, हमारे बड़े दानिश्वर और साफी कालम नगार, जी जी जी। उन्होंने मुझे सुनाया था। उन्होंने कहा कि मलक मराज खालिद साहब जब वजीर आजम थे तो लाहौर आए हुए अपने उसी फ्लैट में ठहरे हुए। अच्छा। तो प्रोटोकॉल ये वो सारा उधर, तो सिगरेट पीते थे और सिगरेट की कहीं तलब थी और वो खत्म हो गए। अच्छा। तो आधी रात को ना कंबल की बुकल मार के तो अपने फ्लैट में से निकल गए लक्ष्मी चौक सिगरेट लेने के लिए। तो वो किसी ने शायद कहा अंदर के वो
वजीर आजम साहब नहीं है। दौड़े लग गई सबकी, हला लाला हो गई, चूंकि छोटा सा फ्लैट था और वो गायब थे। तो वो फिर कहीं कुछ देर के बाद उधर से बुक्कल ही मारी हुई और आ रहे हैं। तो वो सेक्रेटरी वैक्टरी जितने, उन्होंने कहा सर तुसी किथे गए सो? वो मेरे सिगरेट मुक गए सन, मैं लैन गया। ऐसे प्यारे आदमी। तो ये सादगी जो है ये तो याद रहती है, ये याद रहती है जब तक उनके साथी या उनके जानने वाले जिंदा होते हैं, उनकी तारीफें होती हैं। सादगी को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और खास तौर पे ये जो बच्चों में आदतें पड़ रही हैं, बच्चा जो है अगर कोई बेचारा मोटरसाइकिल पे आता है किसी अपने घर के बुजुर्ग के साथ, फादर के साथ या भाई के साथ, या किसी रक्षे में आता है, तो गाड़ियों वाले बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल सर। तो खुदा के वास्ते अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दें कि किरदार सबसे आला चीज है। वो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बेनजीर मरहुमा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, बेनजीर साहिबा ने, उनकी एक वीडियो है जिसमें वो ये बिलावल, आसफा साहिबा, साथ हैं तीनों बच्चे, छोटे छोटे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो इन बच्चों को बता रहे हैं कि ये ब्रांड से इज्जत नहीं बनती, असल चीज किरदार है। अपने किरदार की तरफ तवज्जो दो, ब्रांडों से मुतासर मत हो। मैंने कहा यार देखो, हाँ जी, ये बाहर की पढ़ी हुई और इंतहाई पढ़ी लिखी खातून, हाँ जी, और पूरी दुनिया इन्होंने देखी हुई है, बेशुमार सरबराहाने मुमलिकत के साथ इन्होंने, बड़े बाप की बेटी, एक बहुत बड़े बाप की बेटी, तो इनकी जिंदगी का निचोड़ क्या है जो अपनी औलाद को पेश कर रहे हैं कि ब्रांड कोई इज्जत नहीं होती, किरदार इज्जत होती। तो बच्चों को इस तरबियत की तरफ लाएं, खुदा के वास्ते ये ना करें। बल्कि मैं तो आज तक बाखुदा ये याद करके रोना शुरू हो जाता हूँ अकेला बैठा कि हमारी वालदा मोहतरमा, अल्लाह ताला उनको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे। आमीन। वो सुबह सुबह उठ के स्कूल के लिए सबको तैयार करके, हम बहन भाइयों को बैठ के अपने हाथ से रोटियां पका के सालन दही के साथ खिला के तो भेजती थी स्कूल। अब वो माएँ किधर चली गई हैं? हमारी बड़ी अच्छी बेटियां हैं जो इस वक्त मौजूदा माएँ हैं, बड़ी अच्छी बहनें हैं हमारी, उनको भी चाहिए कि बच्चों को इस तरफ लेके आए। ये कोई इज्जत नहीं है, ये गाड़ी बाड़ी ये वो, खुदा की कसम बिल्कुल इससे इज्जत नहीं होती। इज्जत किरदार से ही। बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।